गुड मॉर्निंग भाई। सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही हो तो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभिषेक और आप लोग शुरू कर चुके हैं देखना एमडी क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन। तो शुरुआत करें। आज एक्सक्रीटरी सिस्टम एक नया सिस्टम है। तो चलिए सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ जाएं। उम्मीद करेंगे कि आज, हाँ बिल्कुल, आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। शुरू करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, चलिए आवाज़ मेरी आ रही है ना आप सभी तक? ये आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। देखिए होता क्या है ना, हमारे शरीर के अंदर की बात अगर बताएं तो हमारे शरीर में आप देख रहे हैं ये वक्ष गुहा कहलाता है, जो हाथ मैंने रखा है। और वक्ष गुहा गर्दन के बाद से शुरू होता है और छाती जहां समाप्त होता है वहीं पे खत्म हो जाता है। तो छाती जहां समाप्त होती है वहां पर एक डायफ्राम पाया जाता है जो पूरे वक्ष गुहा को कवर करता है। ऊपर वक्ष गुहा, नीचे उदर गुहा। उदर गुहा ये आपका नीचे का भाग है। और इसी भाग में आगे की तरफ अब देखिए ये वाला जो मेरा आगे का भाग है, इसको मैं, एक तो आज मैंने वाइट पहन लिया है और बोर्ड भी वाइट है, तो कुछ लोगों को मैं दिख भी नहीं रहा हूँ। दिख रहा हूँ कि नहीं? मैं ऐसा तो नहीं मेरा सिर, केवल सिर दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ अब मैं दिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक। थोड़ा यार मुस्कुरा भी लिया करिए आप लोग भी। देखिए होता क्या है, ये मेरा पीठ वाला जो हिस्सा है इसको डार्सल बोलते हैं और आगे वाला हिस्सा जो है इसको वेंट्रल बोलते हैं, ठीक है ना? तो पीठ वाला हिस्सा को डार्सल और आगे वाले हिस्से को वेंट्रल। तो कल हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एकदम मथुरा वाले दोस्त अवधेश जी को भी, गुलशन को भी, भाग्यश्री को भी, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके चलिए। हाँ प्रमोद जी आपको भी। तो आप जानते हैं आगे के साइड में इधर अमाशय होता है और इधर लीवर होता है। अमाशय और यानी स्टमक और लीवर होता है, यही पैंक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो आगे वाले साइड में आप पूरे ये पेट वाला जो हिस्सा है ना, इसको दो भागों में समझिए। आगे वाले हिस्से में ये सब होते हैं और इसी के पीछे वाले साइड में, इसी के पीछे दो किडनी लगी होती है। अच्छा, किडनी के ऊपर आप जानते हैं लीवर होता है। तो लीवर होता है दाहिने साइड, समझिएगा सभी लोग सुने। किडनी, सानू बता रहे, सुन, हाँ क्या कह रहे हो ऋतिक? ठीक। तो लीवर किधर होता है? राइट साइड में। तो राइट साइड की जो किडनी होती है ना, थोड़ी नीचे हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर लीवर है, तो लीवर के वजन से थोड़ी वो किडनी नीचे रहती है। लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी ऊपर रहती है, ठीक है? ये बात समझते हैं। अच्छा गुलशन जी, गुलशन का मैसेज, ये बात बस आप समझ पाते हैं और कोई नहीं समझ पाएगा। कल रात में मेरी क्लास समाप्त हुई थी वैसे 11:30 के करीब, 11:30 के करीब समाप्त हुई है और मैं सुबह 8 बजे वाले क्लास में हाजिर हूँ। हाँ चलिए। तो यहाँ पर क्या है, और उसके बाद से आप बिल्कुल, किडनी जो है आप जानते हैं, राइट वाली किडनी जो है थोड़ी नीचे होती है और लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी ऊपर होती है, ठीक? अब ये बात आप स्थिति समझ गए, सिचुएशन समझ गए। अच्छा, एक बहुत पहले की एक स्टोरी है। मैंने, जब हम लोग 11th 12th में पढ़ते थे, गोरखपुर, आप जानते होंगे, गोरखपुर में मैं रहता था उस समय। हाँ, तो उस समय एक हमारे मित्र, माने थे क्या, हैं अभी भी है। तो उस समय एक घटना घटी। मित्र जो है उनकी चाची का स्टोन का, पथरी का ऑपरेशन हुआ। और पथरी के ऑपरेशन में जो डॉक्टर थे, बड़े फेमस डॉक्टर थे, बाद में वो किडनी चोरी में पकड़े भी गए। तो उन्होंने स्टोन का ऑपरेशन किया, पथरी का ऑपरेशन किया। तो पथरी के ऑपरेशन में जो सर्जरी होती है वो छोटी होती है और उनके में सर्जरी बड़ी थी और उन्होंने पूरा का पूरा किडनी ही गायब कर दिया, ठीक है? और ये बात नहीं पता चली बहुत दिनों के बाद, मैंने 4-5 सालों के बाद, जब उनको पेन होता है राइट में, दूसरे वाले किडनी के साइड में, तब जाके अल्ट्रासाउंड और बाकी चीज़ें हुई तो पता चला एक ही किडनी है और एक किडनी गायब है। तो भारत में ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक ना? बाद में लोग देखे तो कहे यार इतना बड़ा ऑपरेशन तो स्टोन का होता नहीं है। तो ये सारी चीजें होती हैं। चलिए अब शुरुआत करेंगे हम लोग आज के सेशन का।
तो आखिरकार उत्सर्जन तंत्र होता क्या है? उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र में शरीर के कोशिकाओं से वर्ज्य या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब क्या समझ में आया? मतलब ये समझ में आया कि जो शरीर के हानिकारक पदार्थ है, अब जैसे हानिकारक पदार्थ कहां से बने? आपने क्या खाया? ए भाई सुनो, आपने क्या खाया? दाल खाई, चावल खाया, आपने रोटी खाई, जलेबी खाई, सुबह कुछ, अभी तो आप लोग कुछ नहीं खाए होंगे, बहुत सारे लोग तो सो के उठे होंगे, ऐसा ही होगा बिल्कुल। तो आपने जो कुछ भी खाया वो सारा कुछ का डाइजेशन हो गया, पाचन हो गया। पाचन के उपरांत वो सारी चीजें ब्लड में आ गई ना। तो उसी से अब देखिएगा होता क्या है, ब्लड में आ गई, हाँ बिल्कुल। अब हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब इसी के दौरान एक और प्रोसेस चल रहा था, लीवर में एक प्रोसेस चल रहा था। लीवर में अमोनिया जो जा रहा था, उसी अमोनिया को यूरिया में बदला जा रहा था। अमोनिया को कहां बदला जा रहा था? यूरिया में। और वो यूरिया भी ब्लड में है। यानी ब्लड एक ऐसा रास्ता, देखिए ब्लड का हाल देखिए, ये ब्लड है, इसी ब्लड में एक अंग से दूसरे अंग तक, जैसे एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन होता है ना, स्टेशन 1 स्टेशन 2, तो ये देखो ये ब्लड है। ब्लड का काम क्या है? एक चीज डाल दो दूसरे जगह तक पहुंचा देता है। तो कोई ग्लूकोज डाल देता है, कोई आपका अगर हम बात करें तो कोई यूरिया डाल देता है, तो ब्लड में कोई ऑक्सीजन डाल देता है, तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड डाल देता है। तो ब्लड में लोग चीजें डालते रहते हैं और ब्लड लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, अब बात यहां पर यह आती है कि यही ब्लड जब किडनी से जाता है तो किडनी ब्लड को फिल्टर करता है। सुनिएगा, फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा से भी फेफड़ा में ब्लड में ऑक्सीजन भरा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है। तो उत्सर्जी अंग आपका फेफड़ा भी है, फेफड़ा भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। लेकिन मानव के उत्सर्जन तंत्र में हम किडनी को पढ़ते हैं, क्योंकि फेफड़ा को हम श्वसन तंत्र में पढ़ लेते हैं, इसीलिए उत्सर्जन तंत्र में फेफड़ा नहीं पढ़ा गया। उत्सर्जन तंत्र में मेन रूप से किडनी को पढ़े हम लोग। क्लियर है? तो सभी को समझ में आ ही रहा होगा ये बात। तो शरीर की कोशिकाओं से जो हानिकारक पदार्थ है ना, जो वर्ज्य या विषाक्त पदार्थ है, इसी को बाहर निकालने की जो क्रियाविधि है, इसी को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। वैसे अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं या सहायता पहुंचाते हैं, उनको उत्सर्जी अंग कहते हैं। उनको क्या कहते हैं मेरे भाई? उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब चलिए, उनको उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब यहां पर क्या है, मानव के उत्सर्जी तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? जैसे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी सेल्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। यानी मानव के शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालने की जो क्रियाविधि है, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। द ऑर्गन्स which participate or help in the process of excretion is called excretory system। ठीक ना? तो उसको हम क्या कहेंगे भैया? उसको उत्सर्जन तंत्र कहेंगे। अब ये देखिएगा, ये दूसरी स्लाइड आपकी, मतलब दूसरा टॉपिक आ गया कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, मानव के उत्सर्जन तंत्र में हम किस किस आर्गन को पढ़ते हैं? किडनी को पढ़ते हैं, किडनी। दूसरा फेफड़ा, लंग्स को पढ़ते हैं, स्किन को पढ़ते हैं, लीवर को पढ़ते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र में। किडनी क्या करता है? यूरिया को बाहर निकालता है। ए भाई, किडनी क्या करता है? यूरिया को बाहर निकालता है। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को, त्वचा से पसीने निकलते हैं। लीवर भी अमोनिया को यूरिया में बदलता है, भाग तो लेता ही लेता है। इंटेस्टाइन जो है, कल आपने देखा कि जो कौन सा पदार्थ है जो आपके शरीर में, वो जो कहते हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड था, वो मलमूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया। हार्ट पंपिंग ऑर्गन का काम करता है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को शुरुआत करनी है पढ़ने की। अब आइए, सबसे पहले हम लोग कहां से पढ़ें? बड़ा देर कर दे यहां पर मैं ये देख रहा था कि शुरुआत कहां से करनी है।
तो चलिए यहां पे शुरुआत मैं करता हूं आपका। सबसे पहले हाँ, यहां पे आपके लिए है, या व्हाइट ही रख दूं, बैकग्राउंड व्हाइट ही रख दूं, सभी लोग एक ही कलर का बैकग्राउंड रहे तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं, इसको थोड़ा समझिएगा सभी लोग। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर तो देखिएगा, हाँ कुछ देर हम भी मौन थे, कहे कि इसको लिख ही लेते हैं। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर उत्सर्जन का प्रकार, ये पढ़ना है हम लोग को, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर। अब उत्सर्जी पदार्थ क्या है उसके आधार की बात कर रहा हूं, तो आइए देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण बनता है ये टॉपिक उत्सर्जी पदार्थ के आधार पे। तो हम, हाँ बिल्कुल, उत्सर्जन के प्रकार, तो हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ने जा रहे हैं, और ये एकदम डिटेल में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक ना, इसमें कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। पिछली बार जो पढ़ाए थे उसमें 4 चीजें पढ़ाए थे, आज कोशिश करूंगा कि 1-2 बढ़ा के दे दो, ठीक है। अच्छा चलिए, अच्छा नोटिफिकेशन आज नहीं आया है क्या, देख लें हम भी। हाँ लग तो रहा है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं गया है, क्योंकि आपकी संख्या जो है थोड़ी कम ही नजर आ रही है। चलिए शुरुआत करें। ठीक है, तो उत्सर्जन के प्रकार में आप ऐसे समझिएगा कि एक होता है अमीनोटेलिक, इसको ध्यान से सुनिएगा, एक को बोलते अमीनोटेलिक, और एक को बोलते हैं अमोनोटेलिक। दोनों को बड़ा ध्यान से देखिएगा, दोनों में केवल एक छोटी एक मात्रा का अंतर है, अमोनोटेलिक और अमीनोटेलिक, अमोनोटेलिक। ठीक है, आप में अभी तक हम भी केवल अमोनोटेलिक पढ़ाते थे, अमीनोटेलिक नहीं पढ़ाते थे, इस बार हमने अमीनोटेलिक बढ़ा दिया है। ठीक है, अब अमीनोटेलिक किसका उत्सर्जन करता है, तो अमीनोटेलिक में उत्सर्जी पदार्थ आपका क्या होगा, इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है अमीनोटेलिक में अमीनो एसिड है, तो अमीनो अम्ल क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। अमीनो अम्ल क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। अच्छा अमोनोटेलिक क्या है, इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया, तो इसका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है, अमोनिया। अगर इन दोनों में कोई आपसे कहे याद करने के लिए, तो आप इसको ज्यादा पढ़िएगा, अमोनिया। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा अमोनिया जो है ये सबसे हानिकारक पदार्थ, सबसे हानिकारक पदार्थ, सबसे हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया। तो आप जानते होंगे, जैसे मान लीजिए जो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उसमें पानी की कमी नहीं है, जल में तो खूब पानी ही पानी है, तो जल वाले जीव को जब पानी चाहिए होगा पानी ले लेगा, तो पानी ग्रहण कर सकता है। तो क्योंकि सबसे हानिकारक पदार्थ के उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता हो,
यूरिन में यूरिया के साथ जल है, क्योंकि यूरिया हानिकारक पदार्थ है। तो हानिकारक पदार्थ के उत्सर्जन में कोई समस्या ना हो, कोई जलन पैदा ना हो, कोई प्रभाव ना पड़े, उसीलिए हमने क्या कहा कि अगर जो जलीय पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, पानी की कमी नहीं होती है, तो अमोनिया या अमीनो अम्ल किसी दूसरे चीजों में बदलता नहीं है। ठीक है, किसी दूसरे चीजों में बदलता नहीं है। अब यहां पर आपने देखा कि इसके उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, तो ये आपने देखा कि अमीनो अम्ल है और यहां पर क्या है, अमोनिया। इसको अमीनोटेलिक जानवर कहते हैं, इसको अमोनोटेलिक कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिएगा, यहां पे एग्जाम्पल बड़े बड़े फेमस है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे मछलियां आप लिख सकते हैं, फिश। जो भी मछली होती है, मछली फिश होती है, ठीक ना। झींगा लिख सकते हैं, झींगा। झींगा के अलावा और भी एक दो ऑप्शन मेरे सामने है, ठीक ना। टैडपोल लार्वा नाम सुना होगा, टैडपोल लार्वा मेढक का लार्वा है। ये सारे जो जीव है ना, ये क्या उत्सर्जित करते हैं, अमोनिया। अमोनिया, झींगा मछली नहीं जानते? अब झींगा मछली यार एक बार अब सर्च करके देखिए, झींगा मछली देखे तो होंगे यार, ऐसा तो। अच्छा, कितने लोग झींगा नहीं देखे? इसमें बस एक यूनियो को याद रखिएगा। अच्छा, ये लोग नहीं देखे, वाह गजब बात है। चलिए हम दिखा देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम दिखा देते हैं। अब आगे क्या है बेटा, अमोनोटेलिक हो गया, अब यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। ठीक है, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, आइए दोनों को देखते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूरियोटेलिक। अगर हम यूरियोटेलिक की बात करें, यूरियोटेलिक, तो जो जीव यूरियोटेलिक होते हैं उसमें किस चीज का उत्सर्जन होता है, तो यूरियोटेलिक वाले में उत्सर्जन होता है यूरिया का। यूरिया का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है, यूरिया। घोंघा है, यूनियो का मतलब घोंघा होता है, वो भी जल का जीव है। जो गांव वाले रहते हैं ना वो जानेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, इसमें यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, ह्यूमन करता है, ह्यूमन मनुष्य करता है। या आप लिख सकते हैं मैमल्स लिख सकते हैं, साथ में आप लिख सकते हैं एम्फीबिया को, एम्फीबिया को ये लिख सकते हैं। ऐसे ही आपके सामने एक और ऑप्शन है, उदाहरण है, जिसमें हम लोग यूरियोटेलिक के बाद यूरिकोटेलिक पढ़ते हैं। यूरिकोटेलिक, अब जो यूरिकोटेलिक होता है ना, इसमें यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक, इसमें किसका उत्सर्जन होता है, यूरिकोटेलिक में, इसमें यूरिक एसिड का उत्सर्जन होता है। अब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन है, तो यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे आप इंसेक्ट लिख सकते हैं, आप बर्ड लिख सकते हैं, ठीक ना। आप इंसेक्ट ना लिखिए, आप बर्ड लिखिए, पहले सबसे पहले बर्ड लिखिए। और बर्ड के अलावा आप लिखिए रेप्टाइल्स लिखिए। रेप्टाइल्स का मतलब सांप हो गया, ठीक है, ये पूरा खानदान हो गया, ठीक है, ओके, ये सारा खानदान हो गया। यूरिक एसिड ये चिड़िया में बनता है, और किस में बनता है, सरीसृप में बनता है, मनुष्य में नहीं बनता है। यूरिया बनता है मनुष्य में, ठीक है सानो, यूरिया बनता है। अब अगला सवाल पूछो। अब आगे चलते, ये 4 हो गए, एक और बढ़ा देते हैं। जो बढ़ाते हैं यहां पे जगह तो है नहीं, तो अगले वाले स्लाइड में बढ़ा देते हैं।
ठीक है, ओके। इसको ग्वानोटेलिक कहते हैं। ग्वानोटेलिक। इसका उत्सर्जन, ये क्या उत्सर्जित करता है? ग्वानीन। ग्वानीन। और ग्वानीन का उत्सर्जन जो है, एक एग्जाम में आने की वजह से इसको बढ़ाना पड़ा है इस बार। मकड़ी, स्पाइडर जो होते हैं, मकड़ी। मकड़ी में किसका उत्सर्जन है? ग्वानीन का। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। यूरिया अलग है और यूरिक एसिड अलग है। मैं फिर से सुनिएगा, यूरिकोटेलिक जो है यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेगा, यूरियोटेलिक यूरिया का। यूरिक जैसे चिड़िया है, तो चिड़िया उत्सर्जन, चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया का जो उत्सर्जित पदार्थ होगा वो क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। और स्तनधारी के पास पानी, अब चिड़िया और मनुष्य में पानी की अवेलेबिलिटी किसके पास ज्यादा है? मनुष्य के पास। ये चाहे तो पानी इसको, इनको मिल सकता है, लेकिन जलीय जीव से कम पानी मिलेगा, इसीलिए इनका हानिकारक पदार्थ जलीय जीव के हानिकारक पदार्थ से कम हानिकारक है। ठीक है, कम माने टॉक्सिक है। ओके, बात आप समझ पा रहे होंगे। मैमल्स का मतलब स्तनधारी होता है। मैमल्स का मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं, जो संतान पैदा करते हैं, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, वही होते हैं मैमल्स। ठीक है। और एम्फीबिया का मतलब होता है जो जल में रहते हैं, और जो, हाँ, उभयचर कहते हैं, जो जल और स्थल दोनों पर है, उसी को हम एम्फीबिया कहते हैं। सभी को समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ठीक। अब आगे चलते हैं। ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई। अब यहां के बाद से हम लोग शुरुआत करेंगे एक एक करके चीजों का। अब हमारे पास आया किडनी के बारे में पढ़ना। हमको किसके बारे में पढ़ना है? अब किडनी के बारे में। तो आइए किडनी की शुरुआत करते हैं। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क होता है। तो किडनी हमेशा क्या होता है? वन पेयर। किडनी की संख्या हमेशा कितनी होती है? दो। जो रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जी पदार्थ को हटाने और रुधिर से लाभदायक तत्वों को बनाए रखने और हानिकारक पदार्थ को, देखिए, किडनी का एक ही काम है कि रुधिर में जो हानिकारक पदार्थ है उसको निकाल दो और लाभदायक पदार्थ को उसमें रखे रहो, उसको रखे रहो। ठीक है, ओके। मतलब क्या हुआ कि यूरिया प्रोड्यूस, अच्छा, ठीक। अब उदर गुहा में पीठ की ओर कमर के क्षेत्र में कशेरुक दंड के दोनों ओर एक वृक्क उपस्थित होता है। ये लाइन आपको बताएगा कि मैंने क्या कहा कि रीढ़ की ओर आपका किडनी उपस्थित होता है। तो किडनी कहां उपस्थित होता है इसके बारे में हमने बताया। ठीक है, किडनी कहां उपस्थित होता है इसके बारे में हमने आपको यहां पर बताया। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर क्या है, किडनी के बारे में अगर आपको जानना हो आखिरकार किडनी कैसी होती है, तो आइए एक एक करके हम आपको किडनी के बारे में बताते हैं। अच्छा, किडनी के बारे में तो आप सभी को जानकारी होगी ही कि किडनी जो है, ये किडनी है। ठीक है, अब ये किडनी आपके पास है, इसको क्या बोलते हैं? किडनी। हिंदी में इसको कहते हैं वृक्क। इसको क्या बोलते हैं? यूरेटर। मूत्रवाहिनी कहते हैं। और इसके बाद आपका यहां पर यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। इसको कहते हैं मूत्राशय।
और ये आपका लास्ट में यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पाई जाती हैं। अगर हम कहें किडनी कितने होते हैं, 2, यूरेटर कितने होते हैं, 2, यूरिनरी ब्लैडर कितने होते हैं, तो 1, ठीक ना। आज ऊपर से निकल रहा है, इसमें क्या ऊपर से निकल रहा है, किडनी में क्या ऊपर से निकल, अच्छा ये जो आपको हानिकारक, इसमें आपको क्या याद करना है, इसमें अमीनोटेलिक में अमीनो अम्ल, अमोनोटेलिक में अमोनिया, यूरियोटेलिक में यूरिया, यूरिकोटेलिक में यूरिक अम्ल। इसलिए ऊपर से निकल रहा है कि कोई दूसरा मास्टर ये नहीं पढ़ाता है, डायरेक्ट किडनी उडनी पढ़ा के काम खत्म कर देता है। बात ये है, दिक्कत ये है, दिक्कत उस मास्टर के साथ है जो सारी चीजें पढ़ाना चाहता है, ठीक ना। हाँ बिल्कुल, अगर हम भी वैसा ही कहिए तो काम करें तो बिल्कुल हम भी अच्छे लगेंगे आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया, मजा आएगा, आपको भी कहेंगे अरे सर सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा किडनी के बारे में कुछ बातें बताइएगा। किडनी जो होता है ये क्या होता है, इसको कहते हैं, पहला पॉइंट, ये आपका मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। मनुष्य के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी है। मेन एक्सक्रीटरी आर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी आर्गन है। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है भाई, किडनी है। अब बताओ किडनी कितनी होती है, नंबर में कितनी होती है, संख्या में, किडनी की संख्या कितनी है, तो सभी ने कहा कि सर जी 2 है। अच्छा, अगर ये भी पता है तो एक और बात बता दो, किडनी का शेप कैसा होता है, शेप, आकार कैसा होता है, तो कहेंगे सर जी सेम के जैसा कि सेम के बीज जैसा, तो सेम के बीज के जैसा, सेम के बीज के आकार का, यानी बीन शेप, सेम के बीज के आकार का। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ सेम के बीज, बीन शेप का होता है। अच्छा इसकी साइज पूछा जाए, साइज कैसा होता है, साइज, शेप आपने देखा, इसका साइज कैसा होता है, तो साइज में आपको याद रखना है लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, ठीक ना। साइज में आपको लेंथ याद रखना है, लेंथ, लंबाई कितनी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी होती है, विड्थ, तो 2 से 3 सेंटीमीटर। कहेंगे ठीक है सर, इसका वेट कितना होता है, भार, किडनी का भार कितना होता है, तो 120 से 170 ग्राम तक। कितना होता है भाई, 120 से लेकर 170 ग्राम के बीच, 120 से लेकर 170 ग्राम। तो फिर से बोलिएगा, संख्या में 2 है, मुख्य उत्सर्जी अंग है, आकार कैसा है, बीन शेप का, लंबाई कैसी है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 से 3 सेंटीमीटर, और भार कैसा है 120 से 170। तो ये सारी चीजें आपको हाँ लगभग 150 ग्राम आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ये किडनी का शेप है, किडनी के शेप में आपको 2 बातें एकदम ध्यान से याद रखनी है। यहां पर पहली चीज, ये किडनी में ऐसे समझिएगा, ये किडनी है, इस किडनी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, बाहर वाले को अलग बोलेंगे, अंदर वाले को अलग। किडनी को 2 भागों में बांटे तो बाहर वाले भाग को कार्टेक्स बोलते हैं, बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं भाई, कार्टेक्स, और अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, मेड्यूला, अंदर वाले भाग को मेड्यूला बोलते हैं। तो बाहर वाले भाग को कार्टेक्स बोलेंगे और अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे, मेड्यूला। सवाल पूछता है कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन का संबंध किससे है, तो किडनी में ही 2, एक रीनल आर्टरी पाई जाती है, रीनल, तो रीनल शब्द बोलेगा ना, रीनल, और एक रीनल वेन, ये दोनों का संबंध किडनी से है। हाँ, अब ये जो होगी शुद्ध रक्त लेकर जाएगी
और ये अशुद्ध रक्त लेकर जाएगी। दोस्त शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन वाला और अशुद्ध का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला। मेडुला अंदर होता है और कार्टेक्स बाहर होता है। किडनी के दो भाग होते हैं। कई बार सवाल आता है कि किडनी में मेडुला भाग किधर पाया जाता है, तो मेडुला मिड में और कार्टेक्स किनारे, कार्टेक्स किनारे, कार्टेक्स किनारे, ठीक है, कार्टेक्स किनारे। ओके, अब यहां पे रीनल आर्टरी, रीनल वेन आपने देख लिया। यहां पर यूरेथ्रा जहां निकलता है ना, वहीं पर रीनल पेल्विस जैसा जगह पाया जाता है। इसको रीनल पेल्विस जैसा जगह कहते हैं और इसी में पिरामिड होता है। देखिएगा, अगर हम कहें मेड्यूला वाले भाग में तो यहीं पर पिरामिड, अगर पूछा जाए कि पिरामिड की संरचना कहां पाई जाती है, पिरामिड, तो जो पिरामिड की संरचना होती है वो मेड्यूला में पाई जाती है। कहेंगे कहां दिख रहा है सर, यहां दिख रहा है। मेड्यूला का पिरामिड देखिए, यहां पे पिरामिड जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है। यहां पे पिरामिड जैसी संरचना आप सभी को दिखाई दे रही है, ठीक ना। तो पिरामिड दिखाई देता है, यानी अगर किडनी के बारे में हम बात करें, कहेंगे सर इतना तो आज तक पढ़ा नहीं था। तो भैया मैंने पहले ही कहा था कि भैया हम तो आपको पढ़ाएंगे, मैंने मन से पढ़ाना है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल टाइम पास करना है। तो देखिएगा यहां पे देखिए, ये एक किडनी है, आप सीधा बताते चलेंगे ये वाला भाग क्या कहलाएगा। ये वाला भाग आपका कार्टेक्स कहलाएगा। कार्टेक्स कहां होता है, किनारे। तो आपसे मैंने बताया कि कार्टेक्स किनारे होता है और यहीं पर मेड्यूला है। इस वाले भाग को क्या कहते हैं, मेड्यूला। अब इसी मेड्यूला में आइए, इसी मेड्यूला में हमने आपको क्या दिखाया कि इसी मेडुला में आपके पास पिरामिड पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, पिरामिड। तो यहीं पर आपके पास पिरामिड पाए जा रहे हैं। अब आइए, यहां पर पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर आप सोच सकते हैं। हम्म? तो यहां पे पिरामिड देखते चलिए, यहां पर एक पिरामिड, यहां पर दूसरा पिरामिड, यहां पर तीसरा पिरामिड, यहां पर ऐसे पिरामिड बने होते हैं, ठीक ना, ऐसे पिरामिड बने होते हैं। तो पिरामिड कहां पाया जाता है, तो पिरामिड पाया जाता है मेडुला में। ये पिरामिड है। पिरामिड कहां पाया जाता है, मेडुला में। ध्यान से देखिए, पिरामिड कहां पाया जाता है, मेडुला में। और ये जो आपकी जो ये स्पेस था, जो रीनल आर्टरी थी, वो कहां से आती है, देखिए रीनल आर्टरी जो आ रही है, ये वाली जो आ रही है, यहां से कुछ चीजें यहां पे जाती हैं, मतलब ये ब्लड आपको इकट्ठा करता है हर जगह से। आपके पास यहां से कुछ चीजें, कुछ कुछ चीजें यहां से वो आपका एब्जॉर्ब करते जाएगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, हर जगह से चीजें वो कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके वो कहा ले जाएगा, यूरेटर में, मूत्र में। बिल्कुल ओके। तो बस समझिएगा कि कार्टेक्स कहां है, मेडुला कहां है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। आपके में क्वेश्चन क्या आएगा, ये जरूरी है। पूछेगा रीनल आर्टरी का संबंध किससे है, पूछेगा रीनल वेन का संबंध किससे है, तो आपको बताना है किडनी से है। पूछेगा हिपैटिक का, तो लीवर से था, हिपैटिक का लीवर से, और इनका किससे, किडनी से। तो ये बात सभी के समझ में आ गई हो। अब हम चलते हैं भैया नेफ्रॉन के बारे में कुछ बातें करते हैं। नेफ्रॉन के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसके पहले किडनी से जुड़ी हुई एक दो और पॉइंट। किडनी के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, सुनिएगा, किडनी के चारों ओर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम नाम की झिल्ली पाई जाती है, ठीक।
पेरिटोनियम नाम की झिल्ली पाई जाती है और किडनी का भार लगभग 120 से 170 ग्राम, यानी कहीं 140 और 150 भी देगा तो इसी रेंज के अंदर है। लिखा है ब्रिक पेल्विस से एक लंबी सक्रिय वाहिनी निकलती है जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पेल्विस वाला रीजन इसको कहते हैं, इस रीजन को हम पेल्विस रीजन कहते हैं, ये वाला रीजन पेल्विस रीजन है। और आप जानते हैं इसमें पिरामिड, पिरामिड से पेल्विस और पेल्विस से मूत्र वाहिनी निकलती है। वही बात आपको इस फिगर में, इस पॉइंट में लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कार्टेक्स किनारे है, मेडुला बीच में है, मेडुला में पिरामिड, पिरामिड से पेल्विस, पेल्विस से मूत्र वाहिनी का निर्माण होता है। प्रत्येक किडनी में लगभग 1,30,000 आपके ब्रिकक या नेफ्रॉन कहते हैं। तो किडनी में नेफ्रॉन कितने पाए जाते हैं, तो कुछ जगहों पे देखिएगा ध्यान से कि हाँ, किडनी में नेफ्रॉन की जो संख्या होती है 1,00,000 या 10,00,000, किडनी में देखना, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। किडनी में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है वो लगभग 1 मिलियन होती है। कितनी होती है? 1 मिलियन से 1.5 मिलियन। इसका मतलब होता है 10 लाख से लेकर 15 लाख। 1 मिलियन से 1.5 मिलियन होता है, इसको 10 लाख करना था, 10,30,000 के करीब होती है। ठीक है, और नेफ्रॉन ही किडनी की क्रियात्मक इकाई होती है और यही आप जानते हैं कि नेफ्रॉन ही रुधिर का क्या करती है, रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रक है। तो इस पे सवाल पूछा जाता है कि रुधिर का रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रक कौन है, तो नेफ्रॉन। लोग इसके जगह पे दूसरा जवाब दे पाते हैं, यानी ब्लड में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा इसका निर्धारण कौन करेगा, हृदय नहीं करेगा, इसका निर्धारण नेफ्रॉन करेगा किडनी में, कि वो ग्लूकोज को अंदर डालेगा, यूरिया को बाहर निकालेगा, जल को बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालेगा। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब यहां से हम आपको नेफ्रॉन के बारे में पढ़ाते हैं, नेफ्रॉन क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए, अब आप जानते हैं एक वर्ड आता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में सबने सुना होगा। नेफ्रॉन को हम कहते हैं किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, यही तो कहते हैं, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्या कहते हैं? तो किडनी की ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो इसके बारे में आपको पता ही है, किडनी या ब्रिक की ये क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कौन? नेफ्रॉन। अच्छा, नेफ्रॉन की स्टडी क्या कहलाता है? अगर हम आपसे पूछें कि नेफ्रॉन की स्टडी क्या कहलाएगा, तो नेफ्रॉन की स्टडी को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रॉन के स्टडी को क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजी। किडनी की स्टडी को भी नेफ्रोलॉजी ही कहते हैं। कहेंगे ऐसे कैसे सर? क्योंकि किडनी किससे बना है? नेफ्रॉन से। तो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में ही किडनी का इलाज होता है। और बिल्कुल, अब नेफ्रॉन के बारे में बात आती है तो नेफ्रॉन की संरचनात्मक इकाई, नेफ्रॉन की संरचना की बात होगी। और नेफ्रॉन, हाँ, तो पर किडनी, प्रति किडनी कितने नेफ्रॉन होंगे? तो प्रति किडनी 10 लाख से 15 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अर्थात क्या होगा? 1 मिलियन से 1.5 मिलियन। तो 1 मिलियन से 1.5 मिलियन आपके क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 1 मिलियन से 1.5 मिलियन क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। चलिए, तो ये बातें सभी को पता चल गई। ठीक है, अब बात आती है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में देखिएगा ये, हाँ बिल्कुल,
ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, किसी ने इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखा था इसके पहले? ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। आपको अगर रंगीन में स्ट्रक्चर चाहिए तो ये आपके पास है। जो भी स्ट्रक्चर से आपको पढ़ना होगा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहां पर देखते हैं। अगर यहां पर बात हम करें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउमेंस कैप्सूल। देखिएगा, बाउमेंस कैप्सूल को हम बोमन संपुट कहते हैं। और यहां पर क्या होता है, जो पास का हिस्सा है उसको पीसीटी कहते हैं और जो दूर का हिस्सा है उसको डीसीटी कहते हैं। पास के हिस्से को पीसीटी, दूर के हिस्से को डीसीटी। और ये जो हिस्सा है इसको हम हेनले लूप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हेनलेज लूप कहते हैं, हेनले लूप। और दूसरी बात यहां पर देखिएगा, यहां से ब्लड आता है और यहां से ब्लड जाता है। यहीं पर आपके पास दबाव से ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। तो अगर सवाल पूछेगा हेनले का लूप कहां पाया जाता है, तो हेनले का लूप नेफ्रॉन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? हेनले का लूप नेफ्रॉन में। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं भाई? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। पीसीटी को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी को डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फुल फॉर्म से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरह की चीजों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो ये आपको एक हिस्सा ये पाया जा रहा है, ये गड्ढे वाला हिस्सा जो पाया जा रहा है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस। यहीं पर सारी क्रियाक्रम होता है, ग्लोमेरुलस। यानी एक दिन में 180 लीटर ब्लड छनता है, एक दिन में 180 लीटर। और यहीं पर ब्लड आपका छन के यहां पर क्या आता है? यहां पर ग्लूकोज आता है, यहां पे यूरिया आता है, यहां पे वाटर आता है, वाटर। ग्लूकोज, यूरिया और वाटर कहां पे छन के आते हैं? तो यहीं पर छन के आते हैं। वाटर हो गया, सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, ये सब छन के कहां पर आते हैं? बोमेन संपुट में। ये सब छन के बोमेन संपुट में आते हैं और बाद में रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और यहां से यूरिन आपका चला जाता है। यहां पर क्या जाता है? यूरिन। इसको यूरिन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो भी छन कर आए यहां से आएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन कलेक्टिंग डक्ट से लगे होंगे, ठीक है। यहां पर आप जानते हैं जल इकट्ठा हो जाता है, जल H2O कहीं पर एब्जॉर्ब होगा, ठीक ना, कहीं पे आपका ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, सोडियम आयन एब्जॉर्ब होंगे, पोटेशियम आयन एब्जॉर्ब होंगे। तो जितनी चीजें छनी थी उसमें से पानी वानी भी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। और बाकी चीजें यूरिन बन के चली जाती हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां तक सभी को समझ में आ गया कि नेफ्रॉन कैसे यूरिन बनता है, यूरिन का काम कैसे होता है। तो सभी लोग को पता चल गया कि सबसे पहले ब्लड आता है। ब्लड आता है तो यहाँ की नली जो है चौड़ी, यहाँ की नली है पतली, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा बन जाता है। यहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो चीजें छन के आती हैं। और जब चीजें छन के आती हैं तो ब्रेन को पता चलता है कि जो छना है उसमें क्या क्या मिला है, यूरिया है, ग्लूकोज है, साल्ट है,
पानी है वो कहता है भैया ग्लूकोज तो बड़ी मेहनत से बना था, तो रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। तो यूरिन बनाने में पहली प्रक्रिया जो होती है वो फिल्ट्रेशन, और दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पुनः अवशोषण, और जब पुनः अवशोषण हो जाता है तो फिर यूरिन यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसी को प्रत्येक नेफ्रॉन में एक प्याली नुमा संरचना होती है जिसे बोमन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट के एक सूक्ष्म कुंडलित नलिका निकलती है जो ब्रिक के पेल्विस से प्रवेश करती है। यह नलिका कार्टेक्स भाग में चली जाती है और कार्टेक्स भाग में यह कुंडलित हो जाती है। मतलब जो आपके पास, जो आपका ये है ना कहानी, यहीं पर आपके पास क्या होती है, यहीं पर आपके पास न्यूरॉन होता है। ये कार्टेक्स और ये मेडुला, न्यूरॉन कह रहे हैं नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन इसी कार्टेक्स और मेडुला की जो मेम्ब्रेन होती है वहीं पर पाई जाती है। इसी को लूप ऑफ हेनले कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट डीसीटी, और यहाँ पर पीसीटी, दोनों का फुल फॉर्म यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, आने वाली जाने वाली वाहिनी, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपको इस फिगर में दिया है। आज समय हो चुका है, ठीक है। तो कल एक देखिएगा यहाँ पर, कल हम नेफ्रॉन अपना कार्य 2 चरणों में करता है। कल हम इसके आगे की चीजें कैसे क्या होता है, यूरिन का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। और हमको लग रहा है 15-20 मिनट की टॉपिक और बचा हुआ है, ठीक है। तो कल कोशिश होगी कि भैया यूरिन पढ़ने के बाद हम बाकी जो है, बाकी जहां पे उत्सर्जन होता है उसको भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए, पीसीटी और डीसीटी ज्यादा लंबाई दे देते हैं जिससे आसानी से अवशोषण हो जाता है। पुनः अवशोषण करना है ना, इसलिए लंबाई बढ़ा दी गई। अगर वो पाइप छोटा होता तो इतना समय नहीं मिलता कि जल, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम और भी चीजों के अवशोषण के लिए। 180 लीटर क्षमता है, 1.5 लीटर यूरिन बनता है, तो बीच का जितना पानी है पुनः अवशोषित हो जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।